हम खबरों में बिटकॉइन और बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी है या ये पैसों के मुस्तकबिल पर कब्जे की एक जंग है? तो चलें जरा गहराई में जाके देखते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। लेकिन इस जंग को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैदान क्या है, यानी एक बैंक आखिर होता क्या है और सदियों से इसका निज़ाम चल कैसे रहा है। और इस सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब हमें मिलता है नोबेल इनाम याफ्ता तहकीक से। यानी आसान लफ्ज़ों में, बैंक एक मैच मेकर या सालिस का किरदार अदा करते हैं। वो उन लोगों से पैसा लेते हैं जिनके पास इजाफी रकम है, और ये पैसा उन लोगों को देते हैं जिन्हें कारोबार करने या सरमायाकारी के लिए कर्ज चाहिए। तो ये वो पुल हैं जो बचत को सरमायाकारी से जोड़ते हैं। और कई दहाइयों तक बैंक एक वन स्टॉप शॉप की तरह काम करते रहे। कर्ज लेना हो, पैसे बचाने हों या अदायगियां करनी हो, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और यही वो बंडल था, यही वो पैकेज था जिस पर हमारा पूरा मालियाती निज़ाम खड़ा था। लेकिन अब हो ये रहा है कि टेक्नोलॉजी इसी बंडल को एक एक करके खोल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनेट ने मीडिया और म्यूजिक इंडस्ट्री की शक्ल बदल के रख दी थी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई बैंक के बगैर बैंकिंग की एक नई दुनिया बना रहा है। तो आइए देखते हैं कि बैंक के जो 3 सबसे बड़े काम हैं वो कैसे एक एक करके अलग हो रहे हैं। सबसे पहली चीज जो बदल रही है वो है अदायगियों का निज़ाम। रवायती तरीके जैसे कि बैनुल-अक़वामी बैंक ट्रांसफ़र ना सिर्फ बहुत सुस्त हैं बल्कि काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जब बैरून मुल्क काम करने वाले अपने घर पैसे भेजते हैं तो उस पर औसतन 6% से भी ज़्यादा की कटौती हो जाती है। डीफाई इसे स्टेबल कॉइन्स के जरिए बदल रहा है, जहां ट्रांसफर सेकंडों और मिनटों में और ना होने के बराबर फीस पर हो जाता है। दूसरा बड़ा मैदान है कर्जों का। बैंक हमेशा से कर्ज देने और लेने वालों के बीच एक मिडिल मैन रहा है, लेकिन डीफाई प्रोटोकॉल्स इसी बीच वाले को रास्ते से हटा रहे हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कर्ज देने वाले और लेने वाले बराह रास्त जुड़ सकते हैं, जहां सूद की शरह तलब और रसद की बुनियाद पर खुदकार तौर पर तय होती है। और तीसरा शोबा है कस्टडी, यानी हमारे असासों की हिफाजत। रिवायती तौर पर तो बैंक ही हमारे पैसों का मुहाफिज होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज सेल्फ कस्टडी का एक इनकलाबी तस्वुर लाई हैं, जिसका मतलब यह है कि डिजिटल असासों पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर फर्द के अपने हाथ में हो, बिल्कुल जेब में रखे हुए कैश की तरह। तो क्या रिवायती मालियाती निज़ाम ये सब कुछ खामोशी से देख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पुराने और बड़े खिलाड़ी भी मैदान में कूद पड़े हैं और अपना जवाबी हमला कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो बड़े बैंक जिन्होंने कभी क्रिप्टो को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था, आज वही इसमें शामिल हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे इदारे अब क्रिप्टो पर रिसर्च कर रहे हैं, और BNY मेलोन जैसी कंपनियां डिजिटल असासों की हिफाजत की खिदमत पेश कर रही हैं। वो अपने नाम, तजुर्बे और सार्फिन के एतमाद को इस्तेमाल करके इस नई दौड़ में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मरकजी बैंकों के पास भी एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग या QE। तो होता यह कि जब मईशत डगमगाने लगती है तो मरकजी बैंक मार्केट से बॉन्ड्स खरीदकर बैंकिंग सिस्टम में खरबों डॉलर डाल देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि बैंकों को ज़्यादा कर्ज देने पर आमादा किया जाए ताकि माइशी सरगर्मियां तेज हों। ये निज़ाम को बचाने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। लेकिन जाहिर है इस तरीके पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है। नाकदीन का कहना है कि ये दरअसल पैसा छापने का ही एक नया जदीद नाम है, जिससे मुस्तकबिल में महंगाई का तूफान आ सकता है और करेंसी की कद्र भी कम हो सकती है। और ये सारी बहस हमें एक ऐसे बुनियादी सवाल पर ले आती है जो टेक्नोलॉजी से भी कहीं बड़ा है, और वो सवाल है एतमाद का। देखें, मालियाती निज़ाम की बुनियाद हमेशा से इदारों पर एतमाद रही है, बैंक्स, हुकूमतें, रेगुलेटर्स। लेकिन जैसा कि ये तस्वीर भी दिखा रही है, ये एतमाद बहुत नाजुक होता है। तो यहां पर 2 बिल्कुल अलग मॉडल आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ है इदारा जाती एतमाद जो इंसानों और उनकी साख्त पर मुनहसिर है, और दूसरी तरफ है क्रिप्टोग्राफिक एतमाद जो रियाजी और ओपन सोर्स कोड पर चलता है। और 2008 का मालियाती बहरान हमें दिखाता है कि ये बात कितनी सच है। इस बहरान ने यह साबित कर दिया था कि इदारों पर कायम एतमाद कितनी जल्दी टूट सकता है, और यही वजह है कि अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इंसानों पर भरोसा करने के बजाय कोड पर भरोसा करना बेहतर है। तो फिर आगे क्या होगा? मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? क्या क्रिप्टो बैंकिंग के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा? जो शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जीत जाए और दूसरा हार जाए, बल्कि हम एक मखलूत या हाइब्रिड दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसी एक की जीत नहीं, बल्कि मुकाबला, ताउन और इर्तिका की एक पेचीदा कहानी है।
تو یہ ہائبرڈ مستقبل دکھے گا کیسا؟ اس میں مالیاتی دنیا شاید زیادہ بکھری ہوئی اور مسابقتی ہوگی، روایتی بینک نئی ٹیکنالوجیز کو اپنائیں گے، اور صارفین کے پاس یہ انتخاب ہوگا کہ وہ مرکزی اور غیر مرکزی دونوں طرح کی خدمات استعمال کریں۔ اور ہاں، اس سب کو حتمی شکل دینے میں ریگولیشن کا کردار بہت اہم ہوگا۔ تو یہ ساری تبدیلی بینک کی تعریف ہی کو چیلنج کر رہی ہے اور ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ مستقبل کا بینک کیسا ہوگا؟ ایک اونچی عمارت، ہمارے فون میں موجود ایک ایپ، یا پھر محض کوڈ کی چند لائنیں؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔